हेलो। हाँ भाई, बताएं। क्या है भाई? आज का क्या कुछ डिस्कस कर ले? क्या करना है? एओडी में सेक्शन बी, कोई डाउट है क्या? बताओ फिर। कितने डाउट लेके आते हो तुम लोग? ज्यादा है? एओडी एक्सरसाइज वन, पार्ट वन, सेक्शन बी। कहाँ है भाई? हाँ बताओ। सेक्शन बी, पार्ट वन में कोई डाउट? नो, कोई डाउट नहीं। वेरी गुड। पार्ट टू का बी फोर, पार्ट टू का बी फोर। आवाज नहीं। शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द टू कर्व्स y स्क्वायर इक्वल टू 8x एंड y स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू x माइनस 3। दो पैराबोला है। वैसे तो दोनों के बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस बतानी है। वैसे तो स्टैंडर्ड कोनिक है तो हम उनकी प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं, बट प्रॉपर्टीज में ज्यादा से ज्यादा क्या ही कर सकते हैं, कॉमन नॉर्मल है। तो पैरामेट्रिक में हम कोऑर्डिनेट लेट कर ले, नहीं तो आप वैसे कर सकते हो x1 y1 x2 y2 लेकर, पर चार अननोन हो जाएंगे अगर दोनों पे x1 y1 x2 y2 लेट करो। नहीं तो फिर क्या है, आप वैसे तो y कोऑर्डिनेट लेट कर लो अल्फा, तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा फर्स्ट वाले में अल्फा स्क्वायर बाय 8। इस तरह से दूसरे वाले में भी y कोऑर्डिनेट ही लेट कर लो बीटा, तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा बीटा स्क्वायर बाय 4 प्लस 3। तो दो अननोन रह सकते हैं इसमें, या तो इस तरह से कर लो तो भी दो ही अननोन रहेंगे, अल्फा और बीटा। नहीं तो क्या, पैराबोला में हम पढ़ेंगे भी सही वैसे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। तो लेट p, क्या ले रहे हैं, अल्फा स्क्वायर बाय 8 कॉमा अल्फा एंड q। ये कितना आ रहा है, y कोऑर्डिनेट को बीटा ले रहे हैं, तो ये आएगा बीटा स्क्वायर बाय 4 प्लस 3 कॉमा बीटा with the points on y square equal to 8x and y square equal to 4 into x minus 3 रेस्पेक्टिवली। अब हमें क्या शॉर्टेज डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो कॉमन नॉर्मल चाहिए। कॉमन नॉर्मल लेट करते हुए पॉइंट पी क्यू लेट कर लिया, पॉइंट पी पे फर्स्ट पैराबोला के लिए नॉर्मल की स्लोप निकाल लें, पॉइंट क्यू पे सेकंड पैराबोला के लिए नॉर्मल की स्लोप निकाल लें, और फिर पी और क्यू भी नॉर्मल उसी नॉर्मल पे है तो 2 पॉइंट फॉर्म से भी स्लोप निकाल लें। तो करते हुए डिफरेंशिएट, तो ये 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 8, तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया 4/y। इधर से भी ऐसे ही 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4। सही है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, अब देखो कैसे कैसे लिख रहे हैं, इक्वल टू इसके पॉइंट पी पर नॉर्मल, तो माइनस दिस इसका रेसिप्रोकल, और उसमें भी y की जगह अल्फा, माइनस अल्फा बाय 4। ठीक है, इक्वल टू इसमें पॉइंट क्यू पुट करेंगे, नॉर्मल की स्लोप निकालेंगे, तो माइनस y की जगह बीटा बाय 2, ये नॉर्मल की स्लोप इक्वल टू 2 पॉइंट फॉर्म से p और q नॉर्मल पे लाए कर रहे हैं, तो इन दोनों को यूज करके स्लोप निकाले तो आएगा अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर बाय 8 माइनस बीटा स्क्वायर बाय 4 प्लस 3। तो टू इक्वेशन टू वेरिएबल बना के सॉल्व कर लो, अल्फा और बीटा आ जाएगा। ऐसे एक इक्वेशन तो बस सिंपल सी बन रही है फर्स्ट टू को लेकर, अल्फा इक्वल टू 2 बीटा। उसके अलावा कोई सा भी एक ले लो, क्या लेना चाहेंगे भाई, किसको एलिमिनेट करना है? जैसे किसी को भी करो, अल्फा को ही कर दो, अल्फा को एलिमिनेट कर दें तो बीटा के साथ इसका रिलेशन लिख देते हैं, माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू अल्फा की वैल्यू पुट कर दो 2 बीटा, बीटा में इक्वेशन बन जाएगी, बीटा आ जाएगा, बीटा आ गया तो अल्फा आ जाएगा, अल्फा बीटा आ गए तो पॉइंट पी और क्यू आ जाएंगे। तो शॉर्टेज डिस्टेंस क्या है, पी क्यू ही तो है, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। ओके, इसमें कोई दिक्कत? नो? देन
हाँ, पार्ट 2 में और कोई है? 5 भी, पार्ट 3? तो इसी का ही ना, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द कर्व्स। एक इलिप्स है ये, एक्स स्क्वायर बाय 32 प्लस वाई स्क्वायर बाय 18 इक्वल टू 1, एंड द सेकंड वन इज व्हाट, 4x माइनस 7 स्क्वायर बाय 4, ये भी इलिप्स है, तो दोनों इलिप्स है। अच्छा, 4 आ गया ना उधर, हमने गलत देख लिया। हाँ, इलिप्स आ जाएगा। सर्कल इज ए स्पेशल केस ऑफ इलिप्स, ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं अपन। एक सर्कल और एक इलिप्स आ गया तो आपको सर्कल जैसे नजर आ जाता है, और नॉर्मल की बात आती है तो उसमें तो कुछ करना ही नहीं है आपको, एक कर्व दूसरे कर्व के लिए नॉर्मल लिखकर इसके सेंटर से पास कराना है। सेंटर के कोऑर्डिनेट है 7/4, 0। तो इलिप्स पर अपनी मर्जी से कोई पॉइंट लेट कर लो। क्या लेट किया जाए? अब या तो अगर x1 y1 लेट करोगे तो 2 अननोन हो जाएंगे, और एक अननोन लेकर पॉइंट लेट करना चाहो तो कैसे? या तो जैसे x की जगह अल्फा ले लो तो y की जगह फिर आपको वो निकालना पड़ेगा, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर बाय 32 मल्टीप्लाइड बाय 18। पर इससे अच्छा हम दूसरा काम ये करें, हम बाद में पढ़ेंगे भी सही, कि लेट p, एक पॉइंट लेट कर रहे हैं इलिप्स पर, और स्टैंडर्ड इलिप्स है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसके ऊपर कोई पॉइंट लेट करना होता है तो हम लेट करते हैं a cos थीटा b sin थीटा, पैरामेट्रिक, एक ही अननोन रहेगा थीटा। तो ये आता है a की जगह √32, √32 मीन्स 4√2 cos थीटा, दूसरा 18 का स्क्वायर रूट 3√2 sin थीटा, बी अ पॉइंट ऑन इलिप्स। अब यहाँ अच्छा, इसमें एक बात और, अभी तो हम चलो इतना भी लिख रहे हैं, ये भी चीज हम वहां पे पढ़ लेंगे वैसे तो, पर जब हम इलिप्स पढ़ ही लेंगे उसके बाद तो हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट होगा नॉर्मल की इक्वेशन का, डायरेक्ट रिजल्ट होगा। वो लिख के बताए? नहीं, क्या बात कर रहे हो, लिखना तो पड़ेगा ना। तो स्टैंडर्ड जो रिजल्ट है पहले तो हम वो लिख दे, देखो पहले वो लिख देते हैं, नॉर्मल। तरीका तो वही होता है, नॉर्मल की इक्वेशन किसी भी कर्व के लिए निकालनी हो, मेथड तो सेम है सबके लिए। पॉइंट है, डिफरेंशिएट करके स्लोप निकालो, पॉइंट स्लोप फॉर्म में इक्वेशन लिखो बस। वो तो एक सिंप्लीफाई करने के बाद एक रिजल्ट ऐसा बन जाता है जिसको अपन ध्यान रखते हैं, तो वो हम इलिप्स के लिए और हाइपरबोला के लिए ध्यान रखते हैं। नॉर्मल एट x1 y1 टू एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो वो होता है इज ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या हुआ, आवाज ज्यादा? अच्छा, तो ये नॉर्मल की इक्वेशन है किसी पॉइंट x1 y1 पे इस इलिप्स के लिए। ये सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा, मेथड सबका सेम ही है। पॉइंट x1 y1 लेट किया हुआ है, डिफरेंशिएट करके स्लोप निकालोगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म में इक्वेशन लिखोगे, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट याद रखते हैं इलिप्स में। अब इसमें दो अननोन है x1 y1, तो आपको या तो अगर x1 y1 ही लेना है तो एक पॉइंट आप वो इक्वेशन में पुट करके निकालो रिलेशन, x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 करके। या फिर जैसे हम बोल रहे हैं कि एक ही अननोन रखना है तो बेस्ट है पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक में इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 की जगह a cos थीटा, y1 की जगह b sin थीटा। तो ये पैरामेट्रिक में बन जाएगा a x अपॉन cos थीटा माइनस बी वाई अपॉन साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपको ए और बी की वैल्यू रख देनी है इस क्वेश्चन में। ए की जगह कितना है, 4√2, बी की जगह कितना है, 3√2। इधर वैल्यू पुट कर दो, ए स्क्वायर माइनस बी 32 माइनस 18 इज 14। सही है, तो ये नॉर्मल की इक्वेशन आ गई इलिप्स के लिए। अब ये कॉमन नॉर्मल है, कॉमन नॉर्मल है तो सर्कल के सेंटर से पास होगा। ऑल्सो नॉर्मल टू सर्कल x माइनस 7/4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, यही है। तो इसके सेंटर से पास करा दो,
pass through center. Center is 7/4, पुट कर दो यहाँ 7/4, क्या आएगा 7√2/cos थीटा, 4 कैंसिल, ये 0 हो गया, इक्वल टू 14, ये cos थीटा आ गया, cos थीटा आ गया है 7√2/14, दैट मीन्स 1/√2। सही है, इसमें कोई दिक्कत? चाहो तो थीटा निकाल सकते हो पर जरूरत नहीं है, हमें तो वो पॉइंट चाहिए, पॉइंट आ जाएगा x1 y1 मतलब a cos थीटा b sin थीटा, a की जगह 4√2, b की जगह 3√2, cos थीटा आ चुका है 1/√2, तो sin थीटा कितना 1/√2, राइट? तो वो पॉइंट ऑन इलिप्स जो है वो आ जाएगा 4√2 cos थीटा, 3√2 sin थीटा, a cos थीटा b sin थीटा से sin थीटा cos थीटा की वैल्यू पुट करो तो √2 कैंसिल हो रहा है, तो पॉइंट आ गया 4,3। अब ये पॉइंट आ गया एलिप्स पर corresponding to the shortest distance between the two curves। अब इस पॉइंट की सर्कल से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बता दो, वो तो अपन को आता है, सेंटर से डिस्टेंस माइनस रेडियस, इसमें कोई दिक्कत? तो जब तक वही बात है ना, जब तक स्टैंडर्ड कोनिक आते रहेंगे तब तक हम उनके पैरामीटर्स को यूज करते रहेंगे, प्रॉपर्टीज को यूज करते रहेंगे, अपना काम आसान हो जाएगा। इन जनरल करना चाहो तो कर सकते हो भाई, मेथड हमें पता ही है, कंसेप्ट कुछ अलग है नहीं, बाकी बस कैलकुलेटिव होगा और कुछ नहीं है। तो साथ साथ हमने कोनिक सेक्शन का एक छोटा सा पार्ट भी पढ़ लिया है, नॉर्मल ऑफ इलिप्स। बिना कोनिक के कैसे करें बताया ना, वो तो पढ़ लिए, वो तो पढ़ लिए ना, पॉइंट लेट कर लो x1 y1, इक्वेशन में पुट करके एक रिलेशन बनेगा, डिफरेंशिएट करके स्लोप निकाल लो नॉर्मल की, पॉइंट स्लोप फॉर्म में इक्वेशन लिख दो, दो अननोन है x1 y1, सर्कल के सेंटर से पास करा दो, दो इक्वेशन दो वेरिएबल x1 y1 की वैल्यू निकाल लो, ये मेथड है। मेथड तो आपको पता है ना, हाँ इसमें नया क्या है, मेथड तो सबके लिए सेम है, चाहे स्टैंडर्ड कोनिक हो या ना हो, कोई दूसरा कर्व हो, हम यही काम करते हैं। पर जब तक ये आएगा तब तक तो हम यही काम करेंगे। देखो ऑब्वियसली पड़ेगा, तभी तो हम ये कर रहे हैं भाई, तभी तो हम ये कर रहे हैं, है ना, समझो इस बात को। हम हमेशा वो काम वही करना चाहेंगे ना, इससे जल्दी आंसर आए, वही मेथड यूज करना चाहेंगे, तरीका तो हमें पता ही है इन जनरल। नेक्स्ट, अब इसीलिए बोलते हैं कोनिक सेक्शन पहले पढ़ लेना चाहिए, ये ठीक है, अब देर हो गई ना। बताओ नेक्स्ट, पार्ट 3 में सेक्शन बी में कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है, 3 ही सवाल है, कोई बात नहीं, किसी किसी को 3 में भी डाउट होंगे, नहीं बस इतना सही होमवर्क था। हाँ क्या बोलते रहते हो तुम लोग? चलो आगे बात करें, क्या करना है? एलसीडी एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 डिस्कस करें कल। रुको, रुक जाओ, होगा तो वही ना जो हम बोलेंगे, हाँ कितना भी बोल लो। हाँ एक्चुअली कि आज हमारे पास ज्यादा कोई होमवर्क रहेगा नहीं, हाँ ठीक है, तो फिर कल हम क्या करेंगे, नहीं तो फिर हाँ तो कल हम डिस्कस करेंगे ना। तो नेक्स्ट टॉपिक पे अपन आ रहे हैं, टेंजेंट नॉर्मल के बाद, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला पोर्शन है, इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव था। क्या हो गया, सब ठीक तो है? जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है कुछ डिसबैलेंस होता हुआ नजर आ रहा है? तो नेक्स्ट टॉपिक है
अब ये बहुत सिंपल से टॉपिक, एक तो इसमें सबसे पहले आता है रेट ऑफ चेंज, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, रेट ऑफ चेंज मतलब डेरिवेटिव dy बाय dx एज रेट ऑफ चेंज, रेट मेजर, हेडिंग भी यही, डेरिवेटिव एज रेट ऑफ चेंज या रेट मेजर। और ये बहुत सिंपल सा है, इसमें बहुत ही कम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वैसे भी। मतलब dy बाय dx क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मीनिंग हम यहाँ बता रहे हैं। dy बाय dx रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। रेट ऑफ चेंज बोल रहे हैं, रेट ऑफ चेंज में दो आ जाते हैं, या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो हम बोलते हैं कि अगर वो रेट ऑफ इंक्रीज है, इंक्रीज हो रही है क्वांटिटी, तो रेट ऑफ चेंज dy बाय dx जो होगा वो पॉजिटिव कंसिडर किया जाएगा, है ना। और अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो रेट ऑफ चेंज की जो एक्चुअल में वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में कंसिडर की जाती है फिर। बस ये सिंपल है, ये डेफिनेशन है, दो चार सवाल करने और कुछ नहीं, लिख लेते हैं भाई। dy बाय dx represents the rate of change of y with respect to x. Simple. If it is the rate of increase, then dy by dx is greater than 0, and if it is the rate of decrease, then dy by dx is less than 0. Simple. तो जहां तक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बात है, डेरिवेटिव एज ए रेट मेजर, उसका थ्योरेटिकल पोर्शन तो इतना सा है, इसमें बहुत ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं, वो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एनसीईआरटी में भी देखने को मिल जाते हैं। वर्ड प्रॉब्लम जो आती है ना कुछ रेट ऑफ चेंज फाइंड करने की, वो देखते हैं भाई। ये हो गया, ये क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1 डायरेक्ट, जैसे सिंपल सवाल है, इफ द एरिया ऑफ अ सर्कल is increasing at a rate of 2 centimeter square per second, then find the rate at which the area of inscribed square is increasing. एक सर्कल का एरिया की रेट ऑफ चेंज दी हुई है, रेट ऑफ इंक्रीज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, और उसके अंदर एक स्क्वायर इंस्क्राइब किया जा रहा है, उसका एरिया का रेट ऑफ चेंज बताना है।
4/पाई स्क्वायर है। रेडियस नहीं पता तो एरिया तो लिखना जानते हैं अपन। एरिया ऑफ सर्कल इज πr²। अपन को जो दिया हुआ है, आप स्टेप बाय स्टेप भी करो तो dA/dt दिया हुआ है आपको, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है ना, पर सेकंड। तो dA/dt दिया हुआ है, तो आप डिफरेंशिएट करोगे t के रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा 2πr dr/dt। r भी वेरिएबल है, dA/dt दिया हुआ है तो r dr/dt की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ये है 2 r dr/r भी अननोन है, dr/dt भी अननोन है, तो ये आ रहा है 1/πr, 1/पाई। फाइंड करना है स्क्वायर के एरिया का रेट ऑफ चेंज। तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा अगर इसकी रेडियस है r, ये r है, परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, साइड लेंथ आपको पता, मान लो लेट कर लो, साइड लेंथ कितनी आ जाएगी, हाँ स्क्वायर है ना, ये r है, रेडियस, इसको आप लेट कर लो a, तो ये आ जाएगा a/2। तो a/2 और r में रिलेशन क्या हुआ बता सकते हैं ना? हाँ मतलब पूरा कंप्लीट डायमीटर हो जाएगा ना ये, 2r is the diameter of this circle और diagonal of this square। तो a square plus a square equal to 4r², ऐसे a² equal to 2r², ना आ रहा है √2r। तो साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर ये आप इजीली निकाल पा रहे हो, √2r इन टर्म्स ऑफ रेडियस। और फिर इसका एरिया, एरिया ऑफ द स्क्वायर इज a², दैट मीन्स 2r²। फाइंड करना है dAs/dt, ये आ जाएगा 2⁴r dr/dt। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दे, यही है ना, इसमें कोई दिक्कत? 4/पाई इज द आंसर। सीधा सीधा सिंपल सा सवाल है, फिर भी कोई दिक्कत हो तो बताओ। इसे एक और बोल दे तो, इफ द रेडियस, आपको इसमें वो सारे फॉर्मूले याद होना चाहिए। ये दो जगह आपको देखने को मिलेंगे इस टाइप के क्वेश्चन, एक तो एज रेट ऑफ चेंज जिसमें क्वेश्चन बहुत कम है ना, दूसरा मैक्सिमम मिनिमम है, एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमम, उसमें भी इस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स, उसमें भी सेम टाइप है। प्लेन ज्योमेट्री, सॉलिड ज्योमेट्री, इनके फॉर्मूले याद होने, पता होने चाहिए अपन को। एरिया, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, इस तरह से जो फॉर्मूलेज हैं, कोन, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, सॉलिड ज्योमेट्री में, है ना, पिरामिड, ये सब, प्रिज्म, ये डायरेक्ट हम काम में लेंगे। इफ द रेडियस ऑफ अ spherical balloon is increasing at a rate of 0.1 centimeter per second, then how fast is the volume of the balloon is increasing। ये भी एक बहुत सिंपल सवाल, तो वही को लिख देते हैं।
क्या हुआ? नहीं दिया है? रेडियस ऑफ स्फेरिकल balloon इज इंक्रीज, हाँ रेडियस नहीं दिया है, सही बात है ना, रह गया है। व्हेन द रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, ये बता दो। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द balloon इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 5 सेंटीमीटर? हाँ, व्हेन द, ये रेडियस बताना जरूरी है ना, व्हेन द रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। हाँ भाई, मतलब सिंपल सा सवाल है। ओके, हाउ, हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिख रहे थे। फास्ट इज द slant height of water level is water level changes when height of water level is 2 सेंटीमीटर। हाँ, तो ये तो बहुत सिंपल सा हो गया। वॉल्यूम चाहिए स्फेरिकल बलून, स्फेयर का वॉल्यूम हमें पता है कितना होता है, 4/3 πr³ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज की जरूरत है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, ये आ जाएगा 4πr² dr/dt। यही फाइंड करना है। 4 पाई इंटू आर दिया हुआ 5, dr/dt दिया हुआ है 0.1, 1/10, ये से 100/10, 10 पाई, ये आ जाए 10 पाई cm³ ऐसा विद यूनिट। नेक्स्ट वाला ही बता दो जल्दी से, तब तक हम एक और कुछ लिखे हैं इसमें। 5√2 π√2, नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए, π√2 तो नहीं होना चाहिए, चेक करो सही से। हम्म, और एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्या हुआ? आंसर नहीं आया किसी का? कुछ कुछ सिमिलर बट सही नहीं लग रहा है। √2 पाई, यही है। जरूरत है क्या? तो उससे क्या फर्क पड़ना है, वो सेंटीमीटर क्यूब ही तो है। हाँ, √2 पाई आ रहा है सबका, किसी और का? तो क्वेश्चन तो क्लियर है। इन्वर्टेड कोन किसको बोलते हैं? उल्टा रख दो कोन को, है ना, ऐसा। हम सीधा सीधा बना देते हैं इसको। वाटर लेवल किसी टाइम पे मान लो यहाँ है, ये ओ, ये हाइट दी हुई है उस टाइम पे जहां जब अपन को वो रेट निकालना है, 2 सेंटीमीटर हाइट ऑफ वाटर लेवल। इसको इन जनरल थोड़ी देर के लिए मान लो ये एच है, तो एच की वैल्यू आपको पुट करनी रहेगी 2, एच पता है अपन को उस टाइम पे 2। अच्छा, और क्या पता है? रेट ऑफ चेंज, सेमी वर्टिकल एंगल, तो ये एंगल आपको पता है, इसको आप आर कंसीडर कर लो, इसको। और ये एंगल आपको पता है 45, तो एक चीज और पता लग जाएगी, एच इक्वल टू आर होगा। ये राइट एंगल है ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। इसमें अगर राइट एंगल ट्राइंगल में 45 डिग्री आ गया तो एच इक्वल टू आर होगा, ठीक। तो स्लैंट हाइट जो है वो एल के बराबर है,
मान लेते हैं एल। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग आप बोल सकते हो ना एच इक्वल टू आर, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। और एल भी बता सकते हो, एंड स्लैंट हाइट एल होता है, वो इस राइट एंगल ट्राइंगल से कितना आ जाएगा, √2h या √2r, जैसा बोलना चाहो वैसे। ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? अब अपन को क्या बोला गया है कि वाटर इज लीकिंग आउट, वाटर लीक हो रहा है किस रेट से, 2 cm³ पर सेकेंड। तो किसका रेट ऑफ चेंज है, वॉल्यूम का ना। वॉल्यूम ऑफ वाटर इज चेंजिंग एट अ रेट ऑफ 2 cm³ पर सेकेंड, राइट। वॉल्यूम कम होगा वाटर का, डिक्रीज होगा वॉल्यूम। तो वाटर का वॉल्यूम लिखना है अपन को। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वाटर भी है वो कोन, कोन की शेप में ही है, तो कोन का वॉल्यूम ही लिखना है ना अपन को। तो उसका फॉर्मूला अपन को पता है कितना होता है, 1/3 × πr²h। ठीक है, अब अपन को एल पे बात करनी है, स्लैंट हाइट की रेट ऑफ चेंज, तो सबको एल में कन्वर्ट कर दे पहले ही। ये ऊपर लिखा हुआ है अपन ने राइट एंगल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग, कितना आ जाएगा, π/3 आर की जगह ये एक ही बात है ना, √2h बोलो या √2r बोलो। ठीक है, तो L/√2 का स्क्वायर इंटू h की जगह भी L/√2। तो ये आ जाएगा πL³ अपॉन 12√2। अब डायरेक्ट L के रिस्पेक्ट में कर लेंगे ना, क्योंकि L पे ही बात करनी है अपन को। और हाँ, जब h की जगह 2 रखोगे तो L की जगह कितना आ जाएगा, क्या हो गया, अच्छा रूट है ना, ठीक है 6√2। हाँ, तो जब h अपन को बोला गया हाइट ऑफ वाटर लेवल इज 2, तो जब h की जगह 2 रखोगे तो L की जगह 2√2 रखना है, ये अपन को पता है। तो नेक्स्ट स्टेप तो पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो dv/dt इज इक्वल टू व्हाट, πL²/2√2 इंटू dl/dt, राइट। अपन को dl/dt फाइंड करना है। तो dl/dt इज इक्वल टू व्हाट, 2√2 अपॉन πL²। dv/dt वैल्यूज पुट कर दो सारी, तो ये 2√2 अपॉन πL²। L की जगह कितना रखना था, 2√2। dv/dt की जगह कितना रखना है, 2 -2। हाँ, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, -2 लिख दें चलेगा, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो ये स्लैंट हाइट भी डिक्रीज होगी अपने आप, वो नेगेटिव में आ जाएगा। नेगेटिव साइन बस ये शो करता है कि वो डिक्रीज हो रहा है, और कुछ नहीं। हाँ, तो इससे क्या मिल रहा है फाइनली भाई, ये 2 2 = 4, 4 कैंसिल, ऊपर √2 नीचे एक √2 से कैंसिल, 1/√2π माइनस साइन के साथ ये आ रहा है भाई। ये नहीं आया किसी का, तो बताया ही नहीं, बताने में क्या दिक्कत, बता देते। ओके, तो -1/√2 इंटू पाई इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लैंट हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मतलब माइनस तो शो कर रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, तो डायरेक्ट बोल सकते हैं रेट ऑफ डिक्रीज है 1/√2π। इसमें कोई दिक्कत, ऑल क्लियर? एक और लिखे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ये बताएंगे अ spherical balloon is filled with 4500 cubic meter of gas. If a leak in the balloon causes the gas to escape at a rate of 72 pi cubic meter per minute, then find
क्या हो गया अभी? कुछ समस्या हो तो बता दो मैं। तो क्या हो गया? वो क्या कर रहा है जान के? इतनी पंचायतें कहाँ कहाँ से आ रही हैं तुम? अपना काम कर लो। काम है क्वेश्चन सॉल्व करना, उस पर फोकस करो। देन फाइंड द rate at which find the rate at which the radius of balloon decreases 49 minutes after the leakage begins. ठीक है, 49 minutes after the leakage began. इसे बता दो कितना है। बैलून वॉल्यूम दिया हुआ है गैस का 4500 पाई, 4500 क्यूबिक मीटर। पाई तो नहीं है। और लीकेज की वजह से रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है गैस का, वॉल्यूम का 72 पाई। जिस रेट से वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है गैस का, गैस का वॉल्यूम इज इक्वल टू बैलून का वॉल्यूम। सही है इस केस में, है ना? और आफ्टर 49 मिनट्स जब लीकेज स्टार्ट हो उसके बाद रेट ऑफ चेंज अपन को बताना है रेडियस में। और क्या आएगा? इतने टाइम के बाद रेडियस किस रेट से चेंज हो रही होगी? टू मिनट्स फॉर दिस क्वेश्चन। 4500 पाई। मैं पाई बोला था, लिखे नहीं गया, मतलब लगता है ऐसा है, हमें ऐसा लग रहा है।
पाई रह गया वहां पे ना, 4500 पाई, यही होना चाहिए। वैसे आंसर क्या आ रहा है, चलो इसके अकॉर्डिंग ही बता दो। 4500 पाई है, तो पाई से फिर फर्क क्या पड़ेगा, पाई के अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा। हाँ, मतलब जैसा भी है उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आ रहा है वो बता दो ना। चेंज करें, वो पाई को कैंसिल करना चाह रहे हैं इसलिए, तो नेगेटिव तो आना ही है ना। हाँ, अच्छा वैसे, ओके। हाँ ठीक है, तो हमारा मेन काम है, देखो वो है तो सीधा सीधा सवाल, डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर डी आर बाई डी टी। अपने को एक तो डी आर बाई डी टी फाइंड करना है, डीवी बाई डी टी दिया है, उसके लिए आर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आफ्टर 49 मिनट्स। तो आफ्टर 49 मिनट्स आर निकालना रेडियस, उसके लिए आफ्टर 49 मिनट्स आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम निकल आएगा क्योंकि अपन को रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है 4500 क्यूब, इनिशियल वॉल्यूम हो गया 72 पाई क्यूबिक मीटर पर मिनट। एक मिनट में इतना चेंज हो रहा है, तो 45 मिनट्स 49 मिनट्स में कितना चेंज हुआ वो बता देंगे, राइट। तो हम लिख रहे हैं वॉल्यूम आफ्टर 45 मिनट्स, 49 मिनट्स, 45 क्यों आ रहा है, हाँ भाई। तो ये सिंपल सा है, इनिशियल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम लीक्ड, राइट। इनिशियल वॉल्यूम इज 4500 पाई माइनस वॉल्यूम लीड, एक मिनट में 72 पाई, तो 49 मिनट्स में 72 पाई इंटू 49, देख लो कितना आ रहा है ये नेगेटिव नहीं आएगा, कितना आएगा देखो, पाई पाई कॉमन आ रहा है, 49 इंटू 72 कर लो कितना होता है, 3520। अच्छा वैसे बता रहे हो, 4500 माइनस 3520 कितना हो रहा है, 2, नहीं तो माइनस करने के बाद पूछ रहे ना हम तो, 72, 972 पाई, पाई भी आ रहा होगा, सही है। तो ये तो है वॉल्यूम आफ्टर 49 मिनट्स, और उसके लिए फॉर्मूला तो वही है 4/3 पाई r क्यूब, फॉर्मूला तो ये आर इज रेडियस आफ्टर 49 मिनट्स। तो इससे आर निकाल लो, देखो कितना आ रहा है, आर क्यूब, पाई पाई कैंसिल, और 4 से कैंसिल करके देख लो कितना आता है, नाइन, आर की वैल्यू 729 आ रहा है, आर इक्वल टू 9। तो बस हो गया अपना काम, वहां पे वैल्यू पुट करनी है। तो डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू 1/4 पाई r स्क्वायर इंटू डी वी बाई डी टी, ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 1/4 पाई 9 स्क्वायर डीवी बाई डी टी इज वॉट, 72 पाई, सही। माइनस लगाना है, लगा देते हैं भाई, डिक्रीज हो रहा है, तो इस फाइनल आंसर इज -2/9। तो रेडियस ऑफ द बैलून इज डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 2/9 मीटर पर मिनट, राइट। इसमें कोई दिक्कत, पर ये जेई का सवाल है, ये तो जेई में पूछा गया। एडवांस में, अच्छा जहां भी होगा है तो जेई का, ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है, पर इसमें बहुत ज्यादा ऐसा कुछ देखने को मिलेगा नहीं। रेट मेजर में, रेट मेजर में क्या है, डिफरेंशिएट करो, रेट ऑफ चेंज बताओ, सिंपल सा काम है। बस ज्यादा से ज्यादा बस ये होगा कि इस तरह से आपको कहीं एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती है, जैसे इस क्वेश्चन में की है, पिछले क्वेश्चन में वो रिलेशन बना के कर लिए एल आर और एच में, ठीक है। बस ज्यादा से ज्यादा ये है, उसके लिए आपको बस वो सॉलिड ज्योमेट्री और प्लेन ज्योमेट्री क्लियर होनी चाहिए, वो हमें मान के चल रहे हैं कि अपनी क्लियर है ना। हाँ। चलो तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इसमें बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे अपन, क्वेश्चंस भी बहुत कम है। जो मेन टॉपिक है तो उस पे आ रहे हैं अपन, एक बीच में एक छोटा सा टॉपिक आता है बोर्ड लेवल पे, उसको अभी हम छोड़ रहे हैं, एरर एंड अप्रोक्सीमेशन, है ना।
हाँ, इसीलिए हम भी वही काम कर रहे हैं अभी फिलहाल तो, क्योंकि इसका क्वेश्चन वैसे तो हमें मिलेगा नहीं शीट में, तो एनसीईआरटी में तो मिल ही जाते हैं, पर ठीक है, और वैसे कभी जरूरत पड़ी नहीं, पर एक बार लास्ट में जरूर देख लेंगे इसको 10-15 मिनट में, ठीक है। तो अभी अपन काम की बात कर ले पहले, वो है मोनोटोनिसिटी। देखो, अब इसमें कई सारी चीजें आने वाली। मोनोटोनिसिटी वैसे तो थोड़ा बहुत आइडिया अपन को है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग की हमने बात करी, मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की तो बातें करी है ना। मोनोटोनिसिटी वर्ड हमने पहले भी यूज किया हुआ है, तो प्रॉपर तरीके से अभी पढ़ते हैं। किसी भी फंक्शन को अपन मोनोटोनिक बोले किसी पॉइंट पे, तो या किसी इंटरवल में, तो कैसे बता सकते हैं? A function is monotonic in an interval if it is either increasing in the complete interval or decreasing in the complete interval, right? अब इसमें क्या, ये टर्म काफी कंफ्यूज कर देती है कि जैसे हम बोल रहे हैं कि इंक्रीज हो रहा है, तो उसको मोनोटोनिक इंक्रीजिंग बोल देंगे या मोनोटोनिक फंक्शन बोल देंगे, या डिक्रीज हो रहा है कंप्लीटली पूरे इंटरवल में, तो उसको मोनोटोनिक डिक्रीजिंग या खाली डिक्रीजिंग भी बोल देंगे, है ना। लेकिन फिर बात आती है ना कांस्टेंट फंक्शंस की, तो कांस्टेंट फंक्शन जो होता है फिर उसको हम मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी बोल देते हैं और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग भी बोल देते हैं। तो इसमें दोनों चीजें आ जाती हैं, आइदर इंक्रीजिंग और कांस्टेंट, इन दोनों को ही अपन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग में कंसीडर करते हैं। सिमिलरली डिक्रीजिंग, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग और कांस्टेंट, इन दोनों को ही अपन मोनोटोनिक डिक्रीजिंग में कंसीडर करते हैं। मतलब इन दोनों ही केसेस में फंक्शन जो होगा मोनोटोनिक कहलाता है, क्योंकि मैथमेटिकली की जो कंडीशन आती है वो तो हम डेरिवेटिव से बताने वाले हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का नेचर हम कैसे बताते हैं? डेरिवेटिव से, किसी भी इंटरवल में। तो एफ डैश एक्स की जब बात आती है ना, तो हमने पहले भी लिखा हुआ ये चीज कि अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है किसी इंटरवल में ऑलवेज, तो वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग कहलाएगा, एम आई। और अगर वो लेस देन और इक्वल टू 0 है तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग कहलाएगा। तो इक्वालिटी तो दोनों ही केस में आ रही है, तो इक्वालिटी आने का मतलब क्या, कांस्टेंट फंक्शन बन जाए उस इंटरवल में तो भी चलेगा। तो बेस्ट इसमें जो टर्म यूज करते हैं ना कई बार, वो होती है इंक्रीजिंग की जगह, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग की जगह कई बार वो नाइदर डिक्रीजिंग भी बोल देते हैं, नॉन डिक्रीजिंग। नॉन डिक्रीजिंग का मतलब यही हो गया कि वो या तो इंक्रीज होगा या कांस्टेंट होगा, तो उसको अपन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग बोल देंगे। सिमिलरली नॉन इंक्रीजिंग वर्ड यूज करेंगे, नॉन इंक्रीजिंग का मतलब दोनों केस इंक्लूड हो गए उसमें, कांस्टेंट वाला भी आ जाएगा और डिक्रीजिंग वाला भी आ जाएगा, तो इस तरह से बोल देते हैं ना। तो इंटरवल में अलग बात करते हैं, फिर पॉइंट पे बात करते हैं, पर देखते हैं। तो पॉइंट वाइज लिखते हैं, फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, और खाली इंक्रीजिंग बोले तो भी चलेगा, या कई बार वो से नॉन डिक्रीजिंग भी बोल देता है। ऐसे इतने टर्म यूज कर सकते हैं ना। तो मेनली तो या तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एम आई होगा, या फिर नॉन डिक्रीजिंग कहीं कहीं नजर आएगा। सिंपल, सेड टू बी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग इन एन इंटरवल, कोई भी ले ले, जैसे ए टू बी, इस इंटरवल में इफ कंडीशन इज एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस इंटरवल ए टू बी। सिंपल, उस इंटरवल में लाई करने वाली हर एक वैल्यू के लिए एफ डैश एक्स जो है हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसी तरह से a function fx is said to be monotonic decreasing और only decreasing और non increasing बस। in interval again the same interval a b if condition is f dash x less than or equal to 0 for all x belongs to the interval a b। okay,
और अगर वो फंक्शन या तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है पूरे इंटरवल में एम आई, या फिर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, तो उस फंक्शन को हम बोल देते हैं मोनोटोनिक फंक्शन। सिंपल, दोनों केस उसमें इंक्लूड कर लें। फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी, ओनली मोनोटोनिक वर्ड यूज कर रहे हैं, इन इंटरवल ए बी if it is either mi or md in complete interval ab। ऐसे ये तो सिंपली डेफिनेशन है एम आई की और एम डी की। जब भी आपको बोला जाए फाइंड द इंटरवल्स ऑफ मोनोटोनिसिटी, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, सिंपली आपको क्या करना है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो करके सॉल्व करना है फॉर एम आई, एंड लेस देन और इक्वल टू जीरो करके सॉल्व करना है फॉर एम डी, जब तक इंटरवल फाइंड करने की बात आ रही है। ये तो हुआ एम आई और एम डी। इसी में फिर हम बात कर लें एस आई और एस डी, दैट मीन्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इंटरवल में बात कर रहे हैं पर पहले फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल सेम ए बी if the condition is what, f dash x, again है तो वो भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात तो आएगा तो डेरिवेटिव से, if f dash x is greater than or equal to 0 for all x belongs to this interval ab। सही है? नहीं, कंफ्यूजन यहीं से स्टार्ट होता है। इक्वालिटी आ गई, दोनों में आ गई, तो एग्जैक्टली सेम डेफिनेशन हो गई, फिर हम अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं? इसमें बस दोनों में एक बहुत ही छोटा सा अंतर है, लिखे तो इसी तरह से जाता है ये एफ डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कंप्लीट इंटरवल में, बट एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हमने बोला था कि वो कांस्टेंट हो जाएगा तो भी चलेगा, एक कुछ थोड़े इंटरवल के लिए अगर वो कांस्टेंट हो जा रहा है तो भी चलेगा, उसको एम आई अपन बोल देंगे या एम डी अपन बोल देंगे, जैसे एम आई की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि वो कांस्टेंट फंक्शन बन जाए किसी भी छोटे इंटरवल में। यहाँ पे एफ डैश एक्स 0 तो हो सकता है, लेकिन किसी डिस्क्रीट पॉइंट पे हो सकता है, डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए डेरिवेटिव 0 बन सकता है, लेकिन किसी भी छोटे से छोटे इंटरवल में भी वो कंटिन्यूस 0 नहीं रहेगा। एक पॉइंट पे 0 हुआ फिर बढ़ जाएगा, फिर किसी एक पॉइंट पे 0 हो जाए फिर बढ़ जाएगा, ऐसे एक पॉइंट पे इक्वालिटी आ सकती है, किसी इंटरवल में नहीं आएगी किसी भी इंटरवल में। यहाँ पे हम ये लिखेंगे वेयर इक्वालिटी में होल्ड ओनली at some discrete point। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब दोनों में अगर डिफरेंस देखना है तो ऐसा बोल सकते हैं, जैसे ये हो गया, दिस इज एम आई इन द कंप्लीट इंटरवल, राइट, इंक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट भी है, लेकिन ये ऐसा ही नहीं है, बट नॉट ऐसा ही, राइट, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन भी बन गया है बीच में, राइट। और दूसरा ऐसा कुछ बन रहा है ग्राफ, तो ये मान लो इस पॉइंट पे बात करें तो यहाँ पे डेरिवेटिव 0 हो रहा है, स्लोप 0 हो जाएगी जैसे इस पॉइंट पे मान लो, या फिर आगे जाके मान लो इस पॉइंट पे भी स्लोप 0 होगी, तो ये डिस्क्रीट पॉइंट्स पे डेरिवेटिव 0 बनेगा। तो ये जो फंक्शन है इसको आप बोलोगे एस आई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और ऑब्वियसली अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो एम आई तो है ही सही, ऑल एस आईज आर एम आईज ऑल्सो, बट कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ऐसे तो अगर ऐसा ही बोल देंगे तो फिर बात ही वही खत्म हो जाएगी, मोनोटोनिक तो है ही सही। मोनोटोनिक होना पर जरूरी नहीं है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो,
ये डिफरेंस है दोनों में। जैसे यहाँ पे 2 पॉइंट्स पे डेरिवेटिव 0 बता दिए हम, जहां एफ डैश एक्स 0 होगा, पर ओनली एट सम डिस्क्रीट पॉइंट्स। ओके, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट बचा है, फंक्शन एफ एक्स इज said to be strictly decreasing, strictly decreasing in interval AB if f dash x is less than or equal to 0 for all x belongs to this interval AB. Again same condition where equality may holds only at some discrete points. ये दोनों में common condition है equality से related। तो इंटरवल में तो बहुत आसान है बताना, मतलब इंटरवल फाइंड करना भी आसान है मोनोटोनिसिटी के या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के, और चेक करना भी आसान है इंटरवल में, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें कभी भी। जो कंफ्यूजन एक था वो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि इक्वालिटी यहाँ पे आ सकती है बट पॉइंट्स पे। दूसरा होता है मोनोटोनिसिटी एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात की जाए तो क्या, वो भी लिख देते हैं, मोनोटोनिसिटी एट अ पॉइंट। अभी तो हम इंटरवल में बात किए थे, एक पॉइंट पे बात करेंगे। इसमें दोनों की अलग अलग बातें करनी पड़ेंगी, एम आई, एस आई, एम डी, एस डी, किसी पॉइंट पर। जैसे सबसे पहले लिखे फंक्शन एफ एक्स इज said to be mi at x equal to a if a condition is what, या तो आप ये बोलो कि उस पॉइंट पर जो डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स, उस पॉइंट के अराउंड जो डेरिवेटिव है वो कैसा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब लेफ्ट में भी राइट में भी हर जगह ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ऐसा। और ठीक है, कई बार क्या है फिर वो ब्रेकिंग पॉइंट भी आ जाते हैं, तो जब ब्रेकिंग पॉइंट आते हैं मतलब डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट आते हैं तो फिर हम इसको अवॉइड करते हैं डेरिवेटिव वाली कंडीशन को हमेशा, क्योंकि हो सकता है भले वो डेफिनेशन मैथमेटिकली सेटिस्फाई हो रही हो डेरिवेटिव वाली, लेकिन हो सकता है वो मोनोटोनिक ना हो, है ना। तो इसलिए वहां पे हम क्या करते हैं, प्रॉपर डेफिनेशन फिर ही आती है, एफ ऑफ ए पर जो वैल्यू है और एफ ऑफ ए माइनस एच और एफ ऑफ ए प्लस एच पे जो वैल्यूज है उनमें ये रिलेशन होना चाहिए भाई। एच वही है सेम, इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू, तो ए पर जो वैल्यू है वो लेफ्ट वाले पड़ोसी से ज्यादा होना चाहिए या फिर बराबर हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हमने देखा है कांस्टेंट भी आ जाता है उसमें, कांस्टेंट फंक्शन। सिमिलरली उसके राइट वाले से कम होना चाहिए या फिर बराबर हो सकता है, ये वाला केस आ गया ना। ठीक है, तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग कहलाएगा वो भाई, या तो वो इंक्रीज हो या कांस्टेंट हो जाए, बराबर हो जाए, है ना, तो उसको अपन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग बोल देते हैं। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नेचर जो होता है हमेशा लेफ्ट टू राइट जाते टाइम डिफाइन किया जाता है एक्सिस पर, लेफ्ट से राइट जाते टाइम एक्स की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तब वो फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बोला जाता है, राइट टू लेफ्ट थोड़ी बोला जाता है। तो वही चीज है, ए माइनस एच इज द स्मॉलेस्ट, देन ए प्लस एच, ये 3 इनपुट है फंक्शन के, तो इनपुट बढ़ाने पर आउटपुट कम नहीं होना चाहिए, एम आई का मतलब नॉन डिक्रीजिंग, तो इनपुट बढ़ाने पर आउटपुट डिक्रीज नहीं होना चाहिए, तो सही है, डिक्रीज नहीं हो रहा है, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू आ रहा है, सही है, इसमें कोई दिक्कत। सिमिलरली फंक्शन एफ एक्स is said to be md at x equal to a if, इसमें उल्टा हो जाएगा, इनपुट बढ़ाने पर मोनोटोन डिक्रीज का मतलब क्या, इंक्रीज नहीं होना चाहिए, या तो डिक्रीज हो जाए या कांस्टेंट हो जाए। तो f of a minus h is greater than or equal to f of a and is greater than or equal to f of a plus h। तो एम आई और एम डी एट अ पॉइंट, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती यार, ठीक है, इस तरह से बोल देते हैं। दिक्कत आएगी हमेशा ब्रेकिंग पॉइंट पर, उसके लिए क्या करना है वो हम लास्ट में लिखेंगे। और सिमिलरली एस आई और एच डी के लिए भी लिख लेते हैं,
अब यहां पर क्या होगा, यहां पे चेंज होगा थोड़ा, तो पॉइंट पर फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एट एक्स इक्वल टू ए। ये कैसे बताएंगे? इफ एफ ऑफ ए माइनस एच, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए प्लस एच, इसमें क्या रिलेशन है? इस पे इक्वालिटी नहीं आएगी ना? ठीक है। एच इज इन्फाइनेटली स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू ना, तो उसके जस्ट लेफ्ट में और जस्ट राइट में बात कर रहे हैं। तो इक्वालिटी अगर आती थी वहां पे एफ डैश एक्स में, वो तो डिस्क्रीट पॉइंट पे आती थी, तो बिल्कुल जस्ट नेबरहुड पे सेम वैल्यू नहीं हो सकती है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में। इसका मतलब यही हुआ, केवल डिस्क्रीट पॉइंट्स पे वो कांस्टेंट हो, डेरिवेटिव जीरो हो सकता है, किसी भी छोटे से छोटे इंटरवल में नहीं। और सिमिलरली एफ एक्स इज सेड टू बी एच डी एट x equal to a if f of a minus h is greater than f of a and f of a is greater than f of a plus h। तो ये तो पॉइंट पे MIMD और SISD में थोड़ा सा डिफरेंस हुआ इक्वालिटी वाला, वो यहाँ पे हम देख लिए पॉइंट पर चेक करते टाइम। लेकिन उसमें भी क्या है, जब ब्रेकिंग पॉइंट आएंगे डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट, तो इसमें भी एक बात का और ध्यान रखना होगा, खाली ये मैथमेटिकल डेफिनेशन सेटिस्फाई होने से उसको अपन MIMD या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं बोल पाएंगे उस पॉइंट पे, कई बार उसमें भी गड़बड़ हो सकती है, अपन एग्जाम्पल में देखेंगे। तो इसमें एक जो पॉइंट है इसका अपन को ध्यान रखना है, वो ध्यान रखते हैं इस तरह से कि इस डेफिनेशन के साथ साथ जो हमने यहाँ लिखा है चारों पॉइंट्स में एट अ पॉइंट, तो इसको सेटिस्फाई करने के साथ साथ एक और बात का ध्यान रखना है कि उस पॉइंट के अराउंड उसका नेचर सेम रहे, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग दोनों साइड नेचर सेम होना चाहिए। इंक्रीजिंग का नेचर दोनों साइड होना चाहिए, तो उसको इंक्रीजिंग बोलेंगे। अगर डिक्रीजिंग बोलना है तो उसका नेचर दोनों साइड डिक्रीजिंग का ही होना चाहिए, तो उसको डिक्रीजिंग फंक्शन बोला जाएगा उस पॉइंट पर। ठीक है, तो सबके लिए है ये कंडीशन, नेचर ऑफ इंक्रीज, या इस तरह से बोल देते हैं इंक्रीज और डिक्रीज शुड बी सेम अबाउट x इक्वल टू a। इंक्रीज का नेचर है तो दोनों साइड अराउंड अबाउट x इक्वल टू a का मतलब दोनों तरफ सेम हो, या डिक्रीजिंग बोलना है तो वो दोनों तरफ जो नेचर है वो डिक्रीजिंग का नेचर होना चाहिए। ऐसे कुछ इसमें एक एग्जाम है, ग्राफ पिक्चर बनाते हैं इसकी। इसे एक ग्राफ है ये, तो ये एफ एक्स का कोई ग्राफ है ना, डिसकंटिन्यूस हो गया इस पॉइंट पे एक्स इक्वल टू ए पर। हमको बताना है एक्स इक्वल टू ए पर पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर पॉइंट एक्स इक्वल टू ए पर ये क्या ऐसा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऐसे। बता सकते हैं भाई? पॉइंट पे पूछा है तो आप देख लो डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रही कि नहीं कर रही। डेफिनेशन अपन को पता है पॉइंट पे डेफिनेशन क्या है। तो एक्स इक्वल टू ए पर यहाँ पे आप देखो तो एफ ऑफ ए कैसा नेचर है, वैल्यूज पे देख लो ना। एफ ऑफ ए प्लस एच पे वैल्यू इससे ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है ना, ए के जस्ट राइट में, और ए के जस्ट लेफ्ट में वैल्यू कम है। ग्राफ देखकर इतना तो अपन इजीली बता ही देते हैं ना, राइट? तो ये कैसा बोला जाएगा एक्स इक्वल टू ए पर? इंक्रीजिंग बोल दे, ऐसा ही भी बोल दे, राइट? इसका मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। एक और बनाते हैं। ये वापस एक ग्राफ है एफ एक्स का, एक्स इक्वल टू ए पर मोनोटोनिसिटी की बात करनी है। तो यहाँ पर अगर आप डेफिनेशन को फॉलो करो तो एफ ऑफ ए प्लस एच
और एफ ऑफ ए माइनस एच में रिलेशन देखते हैं अपन जब भी पॉइंट पे मोनोटोनिसिटी या पॉइंट पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करेंगे तो एफ ऑफ ए माइनस एच पे जो वैल्यू है ए के जस्ट लेफ्ट में वो एफ ऑफ ए से छोटी है और एफ ऑफ ए पर जो वैल्यू है वो उसके जस्ट राइट में जो वैल्यू है उससे छोटी है ना। ये रहा डार्क सर्कल, ए पर वैल्यू ये रही, ए प्लस पे वैल्यू ऊपर है तो इससे छोटी हुई ना। तो अगर आप ऐसे पॉइंट पे डेफिनेशन चेक करो तो डेफिनेशन तो सेटिस्फाई हो रही है, राइट। एफ ऑफ ए इज लेस देन एफ ऑफ ए माइनस एच लेस देन एफ ऑफ ए लेस देन एफ ऑफ ए प्लस है, जो डेफिनेशन सेटिस्फाई होगी। अब तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल देंगे ऐसे तो अपन इसको, तो गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि अगर नेचर देखा जाए x इक्वल टू ए पर तो जस्ट लेफ्ट में नेचर कैसा है, इंक्रीजिंग नेचर है ना। ए तक आते आते नेचर इंक्रीजिंग ही था, लेकिन जैसे ही अपन ने ए को क्रॉस किया नेचर ही चेंज हो गया भाई, नेचर ही बदल दिया तुरंत, सब कुछ बदल जाता है ना। हाँ। वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। हाँ, तो अब इस केस में अपन फिर इसको इंक्रीजिंग नहीं बोल पाएंगे, नेचर बदल गया है, ठीक है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना है जब भी अपन एक पॉइंट पे चेक कर रहे हो तो लिख लेंगे ना इधर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ना इधर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इस पॉइंट पे। तो ये है उसका मतलब जो हमने एक पॉइंट ऊपर लिखा है। मतलब आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि पॉइंट पे जब आप मोनोटोनिसिटी या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये नेचर चेक कर रहे हो फंक्शन का, तो आप ये बोलो कि उस पॉइंट को कंटेन करने वाला एक स्मॉलेस्ट इंटरवल कंसीडर करो, उसमें उसका डेरिवेटिव या नेचर जो है वो सेम होना चाहिए। बात एक ही है। अबाउट एक्स इक्वल टू है बोल रहे हैं, जस्ट लेफ्ट में और जस्ट राइट में नेचर देख रहे हैं। बात वही है कि आप उस पॉइंट को कंटेन करने वाला एक स्मॉलेस्ट इंटरवल ए माइनस एच से ए प्लस एच तक का इंटरवल, उस इंटरवल में आप बोल रहे हो कि नेचर सेम होना चाहिए इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का। इस तरह से भी बोला जा सकता है, जैसे आप समझ सको, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है, बाकी तो बहुत सिंपल सा है। कहीं कोई दिक्कत हो तो अभी बताओ, एनीवन। और तभी दिक्कत आती है जब वो ब्रेकिंग पॉइंट्स आते हैं डिसकंटिन्यूटी वाले मेनली। तो क्वेश्चन लिखते हैं अपन डायरेक्ट, फाइंड द इंटरवल्स ऑफ मोनोटोनिसिटी और एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x। अभी देखो अभी भी कुछ बातें बची हुई हैं जो क्वेश्चन में अपन समझेंगे। फाइंड द इंटरवल्स ऑफ मोनोटोनिसिटी एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2। दैट मीन्स किस इंटरवल में हम एम आई बोलेंगे और किस इंटरवल में एम डी बोलेंगे, ये बताना है। और इंटरवल के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है, हमने बता ही दिया। एफ डैश एक्स लिखो, एम आई निकालना है तो बता दो ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू, और एम डी के लिए लेस देन और इक्वल टू जीरो। तो अल्टीमेटली आपको एफ डैश एक्स का साइन बताना है, तो साइन कन्वेंशन हो गया है, तो जैसे अपन इनइक्वालिटी में भी करते थे बिल्कुल वैसे ही एफ डैश एक्स लिखना अपन को आता ही है। तो ये आ जाएगा 3x² माइनस 3। तो साइन बताने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, फैक्टराइज कर लो, x प्लस 1 x माइनस 1। तो ये इस तरह से आ जाएगा -1 + 1, साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस। ये साइन किसका है, एफ डैश एक्स का। तो एफ डैश एक्स के फैक्टर्स किए अपन ने, ये क्रिटिकल पॉइंट्स एफ डैश एक्स के लिए ना, x इक्वल टू -1। तो एम आई का इंटरवल आपको बताना है तो आप क्या बोलोगे, x बिलोंग्स टू
माइनस इन्फिनिटी से -1 क्लोज इंटरवल, राइट? हाँ, एंड देन 1 to इंफिनिटी यूनियन। यही गड़बड़ हो जाएगी, देखो ये दूसरा कंफ्यूजन। यूनियन नहीं लगाएंगे हम यहाँ पे, अभी बताते हैं क्यों। एमडी का भी लिखते हैं जल्दी से। एमडी के में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, -1 to 1 एफ डैश एक्स का साइन है, एक ही इंटरवल आ रहा है। तो पहली बात तो ये देखो, जो हम बात कर रहे थे इंटरवल में जब अपन को बताना है तो इक्वालिटी आई जाती है, वैसे भी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 0 दोनों पे इक्वालिटी आती है। तो ये जो पॉइंट है वैसे देखा जाए, जैसे हमने पहले ही बात करी 1 और -1, ये एम आई में भी इंक्लूड हो रहे हैं, एमडी में भी इंक्लूड हो रहे हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए x इक्वल टू 1 पर या x इक्वल टू -1 पर एफ एक्स का नेचर कैसा है, तो आप क्या बोलोगे? क्योंकि इसका पिक्चर आपको पता है कैसा है, आप ग्राफ बनाना जानते हो, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आपने बता ही दिया है, तो लेफ्ट टू राइट ऐसा जाएगा ना ग्राफ। वैल्यू भी आप लोकेट कर सकते हो, ये x इक्वल टू -1 पे पहले स्लोप 0 हो रही है, x इक्वल टू 1 पे फिर बाद में स्लोप 0 हो रही है, वैल्यू भी निकाल के देखो 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 0। 1 पर वैल्यू 0 है, तो ऐसा बन जाएगा। और -1 पे वैल्यू कितनी है, -1 +3 2 +2 4, तो ये 4 है, तो ठीक है, बीच में कहीं x इक्वल टू 0 पे 2 ले लेते हैं, चलो। ये तो इसका एग्जैक्ट ग्राफ भी बना दिया अपन, ठीक है, एफ एक्स का ग्राफ है ये। तो अब इसमें क्लियरली नजर आ रहा है माइनस इन्फिनिटी से -1 तक के इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है, एम आई है, और उसके साथ साथ 1 से लेके इन्फिनिटी तक के इंटरवल में भी एम आई है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग है, ऐसा बोल रहे हैं अपन। तो इंटरवल्स ऑफ मोनोटोनिसिटी फिर बोला भी इस तरह से जाएगा। हाँ, तो बोला भी इसी तरह से जाएगा कि इंटरवल बताओ जहां पे वो इंक्रीज हो रहा है, तो हम बोलेंगे माइनस इन्फिनिटी से -1 तक इंक्रीज हो रहा है, एंड 1 से लेके इन्फिनिटी तक के इंटरवल में भी इंक्रीज हो रहा है, तो वो एंड ही यूज करेंगे प्रैक्टिकली। और वैसे भी समझ सकते हो, यूनियन का मतलब क्या हो जाता है, एक सेट containing all values from -infinity to -1 and 1 to infinity सेट। तो उस सेट में लाई करने वाली हर एक वैल्यू के लिए नेचर तो सेम होना चाहिए ना, वहां पे इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग ही हो। लेकिन जैसे आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जंप किए, भाई अगर आप यूनियन लगा रहे हो तो फिर इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो अगर आप -1 से डायरेक्ट 1 पे जंप कर जाओ तो इंक्रीजिंग नेचर कहाँ रहा फिर वो, क्योंकि -1 पे वैल्यू तो उसकी 4 है और 1 पे वैल्यू तो 0 हो गई, तो ये कैसा इंक्रीजिंग का नेचर है कि पहले वैल्यू ज्यादा है बाद में वैल्यू कम हो गई, तो इसको इंक्रीजिंग कैसे बोल रहे हैं फिर अपन। दैट्स द रीजन कि हम यूनियन नहीं लगाएंगे, यूनियन की जगह यहाँ पे वर्ड यूज किया जाता है एंड हमेशा, क्योंकि ये प्रॉब्लम आ जाती है फिर, नेचर बदल गया है ना, -1 तक वो इंक्रीजिंग का नेचर था, आगे भी 1 के आगे उसका नेचर इंक्रीजिंग का ही, लेकिन -1 से 1 पे जंप करते वैल्यू नीचे चली गई, इंक्रीजिंग नेचर में ऐसा नहीं होता है। तो कंप्लीट सेट ऐसे नहीं लिखा जा सकता, -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये बोला जाएगा कि -1 तक -1 तक वो इंक्रीज हो रहा है एंड 1 के बाद भी इंक्रीज हो रहा है, सिंपल ऐसे बोला जाएगा, ठीक है। दूसरी बात जो हम बोल रहे थे, 1 और -1 पे अगर आपसे कोई पूछे नेचर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो आंसर क्या होगा, x इक्वल टू 1 पर या x इक्वल टू -1 पर नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, राइट, यानी कि नॉन मोनोटोनिक बोलोगे फिर इसको, राइट, क्योंकि डेफिनेशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही ना। अगर पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछा जाए f(1) माइनस h से भी छोटा है, f(1 + h) से भी छोटा है, ये तो उस डेफिनेशन को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, पॉइंट पे मोनोटोनिसिटी की डेफिनेशन को, तो फिर कैसे आ जाएगा। सिमिलरली -1 पे भी जो वैल्यू है वो अपने लेफ्ट से भी ज्यादा है और राइट वाले से भी ज्यादा है, दोनों से ही ज्यादा है, तो वो भी डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो 1 और -1 पे अगर बात आएगी तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, लेकिन जब तक इंटरवल की बात आ रही है तो दोनों जगह इंक्लूडेड है, ठीक है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी भी कोई दिक्कत हो तो बताओ। यस, क्या ऐसे, हाँ लगा दो, कंप्लीट इंटरवल में वो आ जाएगा ना। भाई हम हमारा रीजन क्या था
कि वो वैल्यू नीचे पहुंच गई थी, इस वजह से हम वो नहीं लगा रहे थे। अभी लगा सकते हो यूनियन, है ना। तो बेस्ट तो यही है, क्योंकि हम बार बार ऐसे चेक थोड़ी करेंगे। बेस्ट ये है कि हमेशा एंड लगाते चलो, ज्यादा दिमाग लगाने नहीं पड़ेगा आपको। या तो चेक करो ऐसे बना बना के कि वो उस पॉइंट से जंप करने के बाद वैल्यू ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है, ऐसे। और ऑब्वियसली फिर वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा फिर ऐसे केस में। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें कोई दिक्कत और कोई बताओ? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे फिर। सेकंड, एफ एक्स इक्वल टू एल एन एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स, इसका बता दो। एक और लिख देते हैं। सेकंड तो कहा जाना चाहिए था। हाँ, ऑलवेज इंक्रीजिंग। और कोई नहीं आ रहा है? ऑलवेज इंक्रीजिंग। इंटरवल नहीं बताओगे? इंटरवल पूछा हमने तो। हाँ, सही है। बट तरीका तो, उस मेथड तो सेम है। एफ डैश एक्स निकालोगे 1/x प्लस इसका डेरिवेटिव हमें पता है फॉर्मूला, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। और अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का नेचर बताना है, दैट मीन साइन बताना है। एफ डैश एक्स का साइन कैसा होगा वो बताने के लिए, वैसे तो जैसे हम बताए फैक्टराइज कर लो और फिर साइन कन्वेंशन है नंबर लाइन पे पॉइंट्स लोकेट करके प्लस माइनस जैसे। पर यहाँ पर जब से हमने कैलकुलेट स्टार्ट की तब से बोला था फंक्शन में भी कि जितनी बातें भी अपन को करनी है फंक्शन में, वो डोमेन के अंदर ही करनी है। डोमेन के बाहर तो कुछ जान बात ही नहीं कर पाएंगे अपन। तो यहाँ पर भी जो डोमेन होगा फंक्शन एफ एक्स का, वो क्या होगा? आर प्लस, बिकॉज ऑफ एल एन एक्स। टेन इनवर्स एक्स तो एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए डिफाइंड है, लेकिन एक्स ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए बिकॉज ऑफ एल एन एक्स। तो डोमेन यही बोलता है, एक्स ग्रेटर देन जीरो की बात करेंगे तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा 1/x भी। और ये तो स्क्वायर है तो वैसे भी पॉजिटिव है, तो हम बोलेंगे एफ डैश एक्स is greater than 0 for all x belongs to R plus, that is the domain of function R plus, all positive real numbers. That means हम बोल देंगे एफ एक्स is always increasing। always का मतलब होता है विद इन द डोमेन। तो is एम आई या strictly increasing भी बोल सकते हो आप तो, for all x belongs to R plus। पिछले क्वेश्चन में भी हम एम आई और एम डी की जगह एस आई और एच डी भी यूज कर सकते थे, राइट। थर्ड, 2x स्क्वायर माइनस एल एन मॉड एक्स।
एफ डैश एक्स निकाले डायरेक्ट 4x माइनस डायरेक्ट लिख दे 1/x ln mod x का डेरिवेटिव इज 1/x ऑलवेज। साइन कन्वेंशन की बात है तो फिर फैक्टर्स भी हो जाएंगे 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x 2x प्लस 1 2x माइनस 1 अपॉन x। साइन बता दें तो कहां कहां चेंज हो रहा है -1/2 0 पे भी 1/2 पर। तो साइन कन्वेंशन तो प्लस माइनस है राइट। तो mi का इंटरवल x बिलोंग्स टू -1/2 से 0 ओपन 0 पे ओपन इंटरवल होगा बिकॉज ऑफ डोमेन एंड देन आएगा 1/2 टू इंफिनिटी। ये ठीक है ठीक है। और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग का इंटरवल इसमें दो आ जाएंगे -∞ से -½ क्लोज यूनियन सॉरी इन कहाँ लगा रहे हैं हम भैया एंड 0 ओपन से 1/2 क्लोज। ठीक x ln x जल्दी से लिख दो फिर बाकी कल देखते हैं। f dash x का 1 ln x प्लस x इंटू ln x का 1/x प्लस 1 ln x प्लस 1 ऐसा कुछ। ऑलवेज ऑलवेज कैसे भाई ln x प्लस 1 कहाँ 0 होगा ln x की वैल्यू जब -1 होगी दैट इज x इक्वल टू 1/e पर। तो एक क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है ना 1/e जब ये लोगे तो 0 बनेगा। इससे बड़ी वैल्यू के लिए पॉजिटिव होगा इससे छोटी वैल्यू के लिए नेगेटिव होगा हमेशा तो नहीं है। तो mi बोलो ऐसा ही बोलो ऐसा ही भी बोल सकते हो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं कांस्टेंट तो बन नहीं रहा वो। तो mi में क्या बोलोगे x बिलोंग्स टू 1/e टू इंफिनिटी md में x बिलोंग्स टू डोमेन को देखते हुए ओपन इंटरवल 0 से 1/e क्लोज। ये इसमें कोई दिक्कत ओके बाकी करते हैं अपन कल। आपका काम क्या है तो रेट मेजर के क्वेश्चन कर लेना और करने में अगर बाय चांस कोई एक आध सवाल मिल जाए अप्रोक्सीमेशन को ट्राई जरूर कर लेना नहीं भी कर पाओ तो कोई दिक्कत नहीं हम पढ़ेंगे जब कर लेंगे नहीं तो ये काम कर लेना ज्यादा क्वेश्चन है नहीं आई थिंक इसके। नेक्स्ट सेक्शन सी में क्या क्या है रेट मेजर और बस एरर एंड अप्रोक्सीमेशन। हाँ तो वो अप्रोक्सीमेशन वाले ही छोड़ देना अभी चलेगा एक्सरसाइज 1 में ही होगा और कहीं नहीं है वो एक सवाल दो सवाल ठीक है इतना कर लेना। बाकी और क्या चल रहा है वो तो एलसीडी कब डिस्कस करें एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 कल कर लेते हैं ठीक है एलसीडी एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 ओके देन गुड बाय।